नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ही शराब बिकवा रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जहरीली शराब कांड में भी सरकार सिर्फ छोटी मछली पर एक्शन लेती है, बड़ी मछली पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार है जिनकी मृत्यु हुई है, एक बार भी संवेदना तक मुख्यमंत्री ने या उनके मंत्री या पार्टी द्वारा जो है नहीं जताई गई है। वो अपने बिहार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन सरकार जो है, जो बड़ी मछली है, उस पर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि सरकार ही शराब बिचवाने का काम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है माफियाओं को। आपको बता दें कि इसके पहले भी शराब को लेकर आरजेडी की ओर से सरकार पर जोरदार वार किया गया था, जिसके बाद जेडीयू के प्रवक्ताओं की फौज उतारी गई और जमकर पलटवार भी किया गया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के निशाने पर आरजेडी और तेजस्वी यादव रहे। नीरज कुमार ने आरजेडी पर शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ रुपए चंदा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा कि शराब कंपनी से क्या डील की गई थी। तेजस्वी यादव इसका खुलासा करें। एनसीआरबी के आंकड़े दिखाकर भी जेडीयू ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे और ये भी पूछा कि शराबबंदी वाले राज्य में रहने और राजनीति करने के बाद भी उनके शराब कंपनियों से क्या रिश्ते हैं। बिहार और बिहार के शराबबंदी को बदनाम करने के लिए आरजेडी शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया। जरा दिखाइए, देखिए शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा, क्या डील था तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी को सामने आकर के बताना चाहिए कि बिहार में आपको शराबबंदी लागू रहने के बाद भी शराब कंपनियां आपको पैसे क्यों दे रही थी। यूपीएससी 2023 के वेटिंग लिस्ट जारी करने और 120 लोग अनुशंसा करने पर आरजेडी ने सवाल खड़ा किया है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने केंद्र सरकार पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। शक्ति यादव ने कहा कि 120 में 88 रिजल्ट सिर्फ जनरल कोटे से हैं, जबकि अति पिछड़ा का रिजल्ट सिर्फ 23 और SC/ST का 5 रिजल्ट है। आरक्षण का डाका लगातार भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। हम लगातार कह रहे हैं, तेजस्वी जी, लालू जी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित और आदिवासी समुदाय के हिंदू समाज के लोगों, भाजपा में अगर सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। आरएसएस आरक्षण का पुरजोर विरोधी है और उन्हीं नीतियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू कर रही है। ये बैठे हुए लोग, अचेत अवस्था के नायक लोग, मुंह में दही जमाए बैठा है। बिहार के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, आप आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। अब आरजेडी की तरफ से यूपीएससी के रिजल्ट में आरक्षण खत्म करने के आरोप पर बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपीएससी आरजेडी की समझ से बाहर की चीज है। यूपीएससी जैसा विषय ये राजद की समझ के बूते की बाहर की बात है। सोशल जस्टिस के नाम पर ये सिर्फ समाज को बांटने और बरगलाने का काम करते हैं। यूपीएससी का जब अंतिम परिणाम जारी हुआ था 2023 का, तो मानकों का, आरक्षण के मानकों का पूरा ख्याल रखा गया, लेकिन उसमें क्या होता है, ये वेटिंग रिजल्ट है। वेटिंग रिजल्ट का सीधा, वेटिंग लिस्ट का सीधा मतलब यह होता है कि जिस श्रेणी के जो बच्चे उस समय किसी कारण से ज्वाइन नहीं की, तो उसके बदले में उतना जो पद खाली रह गया वो रिजल्ट निकाला जाता है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार अभी से ही छठ की तैयारी में जुट गई है और इसकी कमान संभाल ली है खुद सीएम नीतीश कुमार ने। सीएम खुद छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए निकल चुके हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज भी मौजूद रहे। छठ पूजा के दौरान व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें हर तरह की सुविधा मिले, इसे लेकर सीएम खुद सजग दिख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए दानापुर के नासरीगंज घाट पहुंचे थे और इस दौरान सीएम ने घाटों पर हर कमी को दूर करने के साथ ही
छठ के दौरान बेहतर इंतजाम के भी निर्देश दिए। सीएम के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हर साल छठ से पहले सीएम घाटों का जायजा लेते हैं और कमियों को दूर करने का निर्देश देते हैं। बहुत अच्छा, लोगों को आने में, पूजा करने में सहूलियत होगी, वही देखने के लिए ना हम लोग आए हैं। सब चीज हो रहा है तो इसलिए चिंता एकदम बहुत अच्छा हो। दलदल की स्थिति थी सर, काम चल रहा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में 28 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं के साथ होने वाली है, जिसे लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। बैठक में क्या कुछ होगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और माना जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये बड़ी बैठक 28 अक्टूबर को बुलाई गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें एनडीए के जो घटक दल हैं बिहार के, वो सभी शामिल होंगे। सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तय होगी। जेडीयू से राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री से बिहार के विकास और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की है। और ये मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए संजय झा पहुंचे थे। लोक गायिका शारदा सिन्हा की अचानक से तबियत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है और ये बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से उनको खाने पीने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए वो दिल्ली एम्स में इलाज भी करवा रही थी। लेकिन सुबह में अचानक उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई। बिहार कोकिला के नाम से जाने जाने वाली शारदा सिन्हा पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। इधर न्यूज 18 की खबर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संज्ञान लिया। शारदा सिन्हा के बेहतर इलाज को लेकर मंगल पांडे ने शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन को फोन कर राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एम्स प्रशासन को भी मंत्री ने फोन किया है। इरफान अंसारी के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो जेएमएम ने भी ऐसे बयान को लेकर इरफान अंसारी पर फटकार लगाई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने साफ कहा कि राजनीति में इस तरह के बयानों के लिए कोई जगह नहीं, खासकर महिलाओं के खिलाफ इस तरह का बयान स्वीकार्य नहीं है और इसके लिए इरफान अंसारी को माफी मांगनी चाहिए, जिस पर कांग्रेस ने इरफान अंसारी का बचाव किया है। प्रत्याशी के बारे में और खासकर महिला प्रत्याशी के बारे में इस तरह का बयान देना इरफान अंसारी जी को शोभा नहीं देता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना। देखिए, बोलने का तरीका गलत है, शब्द गलत है। इस तरह के शब्दों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है। अमर्यादित बातें करने से बचना चाहिए तमाम लोगों को, जो भी राजनीति में है। परंतु आप देखें, भाजपा के बड़े बड़े नेता भी इस तरह के बोलते हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन को चोर बोल दिया था। अरे क्या मजाक बना रखा है आपने। इरफान अंसारी ने जो भी बोला है उनको गलती मानते हुए इरफान जी ने कहा है कि इस तरह की कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी क्या अन्य दलों से ला करके लगभग 30 से 35 उम्मीदवार उन्होंने दूसरे दलों से आयात करके इस चुनाव के मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देख करके इस तरह की उलूल जुलूल बयानबाजी पर लगे। इरफान अंसारी के बयान को लेकर बाबूलाल मरांडी ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जामताड़ा से इरफान अंसारी हार के कगार पर हैं, इसलिए उनके अंदर से बौखलाहट आ रही है। हार की कगार पर वो पहुंच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से यह बौखलाहट वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहां गई अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। और इसी बीच आपको राज्य से बड़ी खबर बताते हैं, इरफान अंसारी के बयान पर संज्ञान लिया गया है। राष्ट्रीय एसटी आयोग ने संज्ञान लिया। एसटी आयोग ने सीएस, डीजीपी
और गृह सचिव के साथ जामताड़ा डीसी और एसपी से जवाब मांगा है। सीता सोरेन पर दिए गए बयान पर राष्ट्रीय एसटी आयोग ने संज्ञान लिया। 3 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं और अगर जवाब नहीं दिया गया तो आयोग के सामने उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, इरफान अंसारी के बयान पर संज्ञान लिया गया है। यूएनएससी में फिर एक बार भारत ने पाकिस्तान को करारी लताड़ लगाई। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा महिलाओं का धन परिवर्तन और शोषण होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक महिलाओं की हालत दयनीय है, जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। Well aware, belonging to minority communities, notably Hindus, Sikhs and Christians in that country, remains deplorable. An estimated 1,000 women of these minority communities, as per data of the Human Rights Commission of that particular country, are subject to abduction, forced religious conversions and forced marriages every year. इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की है। इजराइल की सेना की ओर से इस हमले की पुष्टि भी कर ली गई। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले के दौरान F-35 लड़ाकू विमान समेत 100 से अधिक विमानों का इस्तेमाल किया गया। 2000 किलोमीटर की दूरी तक किए गए हमले में 100 से अधिक विमान शामिल थे। IDF की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों के जवाब पर यह एक्शन लिया गया है। ईरान की मीडिया ने भी इस हमले की जानकारी दी। ईरान की मीडिया का कहना है कि इजराइल ने तेहरान के पास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सरिस्का में सफारी करने पहुंचे पर्यटकों को क्षेत्र में इन दिनों टाइगर पर्यटकों का मन मोह ले रहे हैं। शनिवार को एक साथ 2 टाइगर की साइटिंग हुई। सरिस्का के जंगल के सदर रेंज में टाइगर ST-21 टूरिस्ट की जिप्सियों के बीच से आगे निकला। वहीं टाइग्रेस ST-9 भी नजर आई। नेचर गाइड अर्जुन मीणा ने बताया कि सदर रेंज में टाइग्रेस ST-9 को देखकर टूरिस्ट के चेहरे पर खुशी छा गई। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो मोबाइल कैमरे में कैद किया गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ शहर में दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया अल्पाइन स्विफ्ट नजर आई। ये पक्षी अपनी लंबी दूरी की उड़ान के लिए जानी जाती है और हर साल स्विट्जरलैंड से साउथ अफ्रीका तक 200 दिनों की लंबी यात्रा करती है। देवगढ़ पूर्व राजघराने के राव और पक्षी प्रेमी वीरभद्र सिंह ने इस दुर्लभ पक्षी की पहचान की। उन्होंने बताया कि अल्पाइन स्विफ्ट अपनी तेज गति और लंबी दूरी की उड़ान के लिए जानी जाती है। ये पक्षी हवा में ही सोती और खाती है और बिना रुके हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। रिलायंस जियो ने बिहार और झारखंड को त्योहारी तोहफा दिया है। रिलायंस जियो ने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में अतिरिक्त 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की तैनाती पूरी कर ली। इस तकनीकी विस्तार से बिहार के सभी 38 जिलों और झारखंड के 24 जिलों में नेटवर्क क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। दूर संचार विभाग की हालिया स्पेक्ट्रम नीलामी में जियो ने बिहार सर्कल के लिए अतिरिक्त 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हासिल किया था। इसके साथ ही दोनों राज्य में जियो की 4G सेवा और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। बिहार और झारखंड देश भर में सर्वाधिक डेटा खपत वाले राज्यों में शामिल है। पटना और रांची जैसे शहर डेटा उपयोग में बड़े महानगर इलाके से आगे हैं। ऐसे में दिवाली और महापर्व छठ के मौके पर जियो ने 4G क्षमता का विस्तार किया। बिहार झारखंड को मिला ये त्योहारी तोहफा लाखों प्रवासियों को और भी बेहतर डिजिटल अनुभव देगा। अपनी 4G नेटवर्क क्षमता को बढ़ाकर जियो ने सुनिश्चित किया है कि ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम 4G ग्राहकों के अनुभव में और सुधार करेगा। ये तकनीकी विस्तार टॉप डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने की जियो की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है।
तो बिहार और झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी इसलिए भी है क्योंकि बिहार और झारखंड के कई ऐसे सुदूर इलाके हैं, गांव हैं, जहां छठ या दिवाली के मौके पर लोग पहुंचते हैं और डिजिटली कनेक्ट होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जियो ने उन्हें ये बड़ा फेस्टिव गिफ्ट दिया है। पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में मेहमान न्यूजीलैंड टीम ने भारतीय टीम को 113 रन से हरा दिया। जीत के साथ ही कीवी टीम ने 3 मैचों को टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया है। सीरीज के पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 8 विकेट से हराया था। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1955 से टेस्ट मैच खेला जा रहा है, लेकिन कीवी टीम ने इससे पहले कभी भी भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में घर पर नहीं हराया था। इस दौरे से पहले कीवी टीम ने भारत में भारतीय टीम को सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच में हराया था। अब न्यूजीलैंड टीम लगातार 2 टेस्ट जीत चुकी है और भारत की हार की संख्या 4 हो गई है। न्यूजीलैंड की टीम ने 69 साल का सूखा खत्म किया है। तो न्यूजीलैंड ने भारत में ये पहली टेस्ट सीरीज जीती है और आपको बता दें कि भारत में ही मेहमान टीम न्यूजीलैंड ने 113 रन से इंडिया को हरा दिया है। 3 टेस्ट मैच की सीरीज पर भी कब्जा न्यूजीलैंड की टीम ने जमा लिया है। और सिनेमा के दर्शकों को जहां एक और 1 नवंबर का इंतजार है जब सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर सारा दारोमदार अब सिंघम अगेन और भूल भुलैया 2 पर टिका है क्योंकि दिवाली से पहले बॉक्स ऑफिस पर सुस्ती छाई हुई है। एक और जहां पहले से मौजूद विकी विद्या का वो वाला वीडियो और जिगरा का हाल बेहाल है, वहीं शुक्रवार को रिलीज हुई अरशद वारसी और मेहर विज की बंदा सिंह चौधरी ओपनिंग डे पर ही डिजास्टर साबित हुई। कमाई को लेकर इस फिल्म से बहुत उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन पहले ही दिन इतना बुरा परफॉर्म करेगी। दूसरी ओर हॉलीवुड की नई रिलीज वेनम द लास्ट डांस ने शुक्रवार को भारत में शानदार कमाई की। 2 दिनों में ये फिल्म 12 करोड़ के पार पहुंच गई है। तो आने वाले दिनों में भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन का इंतजार लोगों को है। और आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर, छुट्टी के मौके पर लोग ज़रूर मूवी देखने के लिए सिनेमा घर में जाते हैं, तो ऐसे में उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। और इस बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जेडीयू नेता नीरज कुमार को नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने नोटिस भेजा है। सैलरी घोटाले के आरोप को लेकर ये नोटिस जेडीयू नेता नीरज कुमार को भेजा गया। तेजस्वी यादव ने मानहानि का नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि जेडीयू नेता नीरज कुमार की तरफ से तेजस्वी यादव पर सैलरी घोटाले का आरोप लगाया गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।